भाई चाय गर्म पानी पिला दो, जहर पिला दो, फिनाइल पिला दो। सभी को नमस्कार। एक ओंकार। सभी लोग आ जाए, फटाफट से बातें करते हैं 2 मिनट के लिए, उसके बाद कथा शुरू करते हैं, सत्संग शुरू करते हैं। सभी के सभी आ जाए भाई, मजा आ रहा है देख के, सारे के सारे लोग एक्टिव हैं। गजब गजब के लोग हैं। मैं एक दवाई ले लूं। मैं एक छोटी सी दवाई ले लेता हूं। थैंक यू एवरीवन। मेरी आवाज जा रही है सभी को? So nice of gentlemen. मुझे वायरल इन्फेक्शन हुआ है और आज सुबह से थ्रोट इन्फेक्शन भी हुआ है। So nice of you gentlemen. आ जाइए सभी के सभी लोग। Thank you so much everyone. धनंजय ने एक सवाल पूछा है कि रिसेंट मेंस एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जरा उसके बारे में बोलिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, मैं देख रहा हूं काफी सारे टीचर्स बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और काफी सारे टीचर्स अच्छा प्रयास कर रहे हैं एग्जामिनेशन मींस को लेकर। उनका कहना है कि ये उसका एनालिसिस है, ये है, वो है, एटसेट्रा। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो एक बकवास है। किसी एनालिसिस की आपको कोई जरूरत नहीं है और जिस एनालिसिस को स्टूडेंट्स के सामने रखा जाता है वो एक सबसे बेहुदा हरकत है। इस बात को सही ढंग से समझें। मैं आपके सामने एनालिसिस रखूंगा, 10, 20, 50, 60, 100 बच्चों से मैंने एक छोटी सी कहानी समझ ली, उनका पेपर में क्या एक्सपीरियंस रहा। अब उनका पेपर में एक्सपीरियंस क्या रहा, उनके पेपर के एक्सपीरियंस का आपसे कोई लेना देना नहीं। बात को समझना ध्यान से। मान लीजिए मेरी 10 स्टूडेंट से बात हुई और 10 स्टूडेंट्स में 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, 4 स्टूडेंट्स ऐसे जिनकी तैयारी अच्छी थी। तो क्या कंक्लूजन निकालेंगे हम उसका? किस एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं? क्या हम लोगों को लाखों स्टूडेंट्स का डेटा इंटरप्रेट करने की क्षमता है? बच्चों, ये सब बकवास है। किसी भी तरीके के किसी भी एनालिसिस पर कोई विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, उन टीचर्स में अगर दम हो तो वो टीचर्स अपनी क्लास में पढ़ाएं। ये यूट्यूब पर आकर नोटंकी कर देना या ये कहना या वो कहना, मैं किसी के लिए पर्सनल नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये जो नॉनसेंस है गगन प्रताप सर भी कर रहे हैं, गगन प्रताप सर कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से जो कर रहे हैं। लेकिन आपने मुझसे जो राय मेरे से मांगी है कि क्या आप ऐसा करें, मैं बिल्कुल भी इन चीजों में विश्वास नहीं करता। मैं सिर्फ पढ़ाने में विश्वास रखता हूं और मेरा पढ़ाना सटीक है। रिफाइंड नॉलेज बच्चों को देना। पेपर मुश्किल नहीं होता है, पेपर को मुश्किल हमारा लेवल ऑफ नॉलेज करता है। तो किसी एनालिसिस से कुछ नहीं होना जाना। ये सब एनालिसिस नाम की चीजें बकवास हैं, ठीक है? तो कि हाथ जोड़ विनती है, प्लीज मुझे उस डायरेक्शन में बोलने के लिए मजबूर ना करें। जिस टीचर को जो करना है वो सब कर रहे हैं।
Thank you so much, Atul. I'm not feeling well, but still I will take your class today. ठीक है? And I will tell you the next things after some time. So, ladies and gentlemen, पिछली क्लास में हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन प्रोनाउन सेक्शन की बात की थी. थैंक यू वेरी मच. ज्यादा बातें ना करके हमें अपना समय बचाना है और पढ़ाई के बारे में बात करनी है. टीचर सिर्फ पढ़ाने के लिए जाना जाता है और टीचर सबसे अच्छा वो होता है जिसने अपनी बातों से, अपने कंटेंट से सिलेक्शन दी है. उस टीचर का कोई रोल नहीं जो आपके सामने सूखे दावे ठोकते हैं कि मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा. कुछ नहीं रखा इन बातों में. मेरी पर्सनल कहानियों से कोई असर नहीं होना भाई साहब. सिलेक्शन होना है इस कंटेंट को पढ़ने से, और इस पर जिसका फोकस है वो अपना सिलेक्शन निकालता है. और कंटेंट पर जो अच्छा है उसके लिए पेपर कभी मुश्किल हो ही नहीं सकता. मुश्किल पेपर उनके लिए होता है जो सिर्फ वायदों से, दावों से ही बहकते हैं. सब बकवास है. कहानी को लेकर आगे चलते हैं. पिछली क्लास में मैंने आप लोगों के सामने प्रोनाउंस की बातें की, और पिछली क्लास की बातचीत को हम लोगों ने समझने का जो काम किया, उस सारे के सारे डिस्कशन में हमने इंडेफिनेट प्रोनाउन समझा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझा, और प्रोनाउन के सेक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव में वन कन्फ्यूजन कैसे काम करती है वो हम लोगों ने समझा. मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर पूरी की पूरी वीडियो को बार बार देखेंगे आपको उतना ही अच्छा महसूस होगा और क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी. आप कमेंट सेक्शन पर प्लीज ध्यान ना दें, क्योंकि मैं अब उन चीजों से हटकर आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं आपके लिए समझाने के लिए. आओ दोस्तों, एक अगली कैटेगरी से मिल लेते हैं. और ये जो प्रोनाउन अब मैं डिस्कस करने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इस प्रोनाउन को समझाया नहीं जाता और इस प्रोनाउन को उठा के रटा दिया जाता है. और ये इस भाषा के साथ सबसे बुरा काम है कि जहां बेवकूफ बनाना होता है उसे उठा के रटा दो. खैर, मैं आपके साथ हूं और मैं आपको हर एक चीज समझाकर मानूंगा, और ये मेरा वायदा है. रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन. पहले तो इन दोनों को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कर लेते हैं. रिफ्लेक्सिव या जो एम्फेटिक प्रोनाउंस हमारे सामने आते हैं, बेसिकली ये शब्दों के साथ सेल्फ या सेल्व्स जोड़कर बनाए जाते हैं. जब सेल्फ की हम बात करते हैं तो ये सिंगुलर शब्दों के साथ, और सेल्व्स की अगर हम बात करें तो ये प्लूरल के साथ. जैसे अगर इन शब्दों की हम बात करना चाहें तो माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ सिंगुलर के लिए भी, और योर सेल्व्स प्लूरल के लिए भी. क्योंकि जिस इंसान से मैं बात कर रहा हूं वो मेरे सामने एक भी हो सकता है लिसनर, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, और एक शब्द और सामने आता है themselves. कई कलाकार लोग मानते हैं कि ये शब्द होता नहीं है. अब ऐसे लोगों का मैं कह नहीं पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो लोग देवता हैं. फाइन. वो लोग देवता हैं, और ऐसे देवताओं का स्वर्ग लोक में ज्यादा अच्छा रोल होता है, जमीन पर उनका काम नहीं होता. इन सभी के सभी शब्दों की अगर मैं बात करूं तो इन सभी के सभी शब्दों को रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों के नाम से जाना जाता है. शाब्दिक रूप से हम शब्दों के साथ सेल्फ जोड़ते हैं जब बात सिंगुलर की हो, सेल्फ जोड़ते हैं जब बात प्लूरल की हो. क्योंकि कई सारे दोस्त हिंदी के दीवाने हैं, तो हिंदी में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इनका अर्थ हिंदी में निकलता है स्वयं को, खुद को, अपने आप को. ठीक है जी. तो ऐसे ऐसे इसके अर्थ निकलते हैं. खैर, हिंदी से तो मेरा परिचय ज्यादा नहीं रहता, वो तो आप लोगों को पता ही है. मैं तो हिंदी उतना जितना बस ठीक है आप लोगों को अच्छा महसूस हो, अदरवाइज कॉम्पिटिटिव लेवल पर हिंदी का रोल के चक्कर में उलझ के तो मारे जाएंगे. कहानी को समझना चाहेंगे पहले इस शब्द से. रिफ्लेक्सिव जो शब्द है, बेसिकली रिफ्लेक्सिव शब्द को अगर मैं समझूं तो ये शब्द बना है रिफ्लेक्शन से. बड़े ध्यान से सोचकर मुझे बताओ, बड़े ध्यान से मुझे सोचकर एक बात बताओ बच्चों, ये रिफ्लेक्शन क्या होता है? शाबाश, आपको बोलना है. मैं आपसे सवाल पूछ इसीलिए रहा हूं ताकि आप बोलेंगे तो मैं आपको सुन पाऊं और मैं आपको करेक्ट कर पाऊं. रिफ्लेक्शन क्या होता है? हाँ, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने साइंस पढ़ी होगी.
रिफ्लेक्शन क्या होता है? बताओ बताओ सर, कोशिश करो, मैं सुन रहा हूं, आप ये सोचने की कोशिश करें, ये तो अंतर मन की बात है। शाबाश, खतरनाक हो तुम सभी। बहुत दूर चले गए, वापिस आ जाओ। रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो भैया एक कॉमन सी बातचीत आती है हमारे सामने, रिफ्लेक्शन होता कहां है? भाई मैं अगर शीशे में देखूं तो रिफ्लेक्शन होगा, बोलो हाँ। मैं अगर शीशे में देखूं तो रिफ्लेक्शन होगा, हाँ या ना? यकीनन हाँ। मैं अगर शीशे में देखूं तो मुझे कौन नजर आएगा? मैं खुद नजर आऊंगा। अरे हाँ ना? अगर मान लो मैं शीशा देख रहा हूं और मुझे कोई और नजर आ रहा हो तो? नलायको, प्यार नहीं होता इसे। अगर मैं शीशे में देख रहा हूं और कोई और नजर आ रहा है तो इसका मतलब शीशा टेढ़ा है। प्यार हो गया आपको, जाग जाओ। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि शीशे में देखने से ही हम लोग रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। बड़े ध्यान से समझना, जो लोग साथ साथ लिख रहे हैं, ठीक है ना जी, वो कृपया रोकें अपने आप को, निशाचर है वो सभी के सभी लोग। कहानी को ध्यान से समझने की कोशिश करें। लो जी भाई साहब, मैं आपके लिए एक बहुत प्यारी आ आ आ आ आ आ ठीक है, क्या बना दीजिए, एक आंख, फाइन। अब ये रखा आपके सामने एक रखा हुआ शीशा, मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि आपको जल्दी से कहानी समझ आ जाए। ये हो गई आपकी आंख और ये हो गया आप लोगों का एक मिरर, फाइन। अरे भाई ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये इंसान की एक आंख है और ये देखने का काम करती है इस शीशे में, तो जब इसने देखने का काम किया शीशे में, तो जो भी हम लोगों ने यहाँ पर बनाया, मैं इसे थोड़ी खूबसूरत बना देता हूँ क्योंकि वरना बच्चों को दिल पे लग जाती है कि जब तक खूबसूरत ना हो तो बात जचती नहीं है। ये एक आंख है, इस आंख ने देखने का काम किया इस शीशे में, और जिसे भी इसने देखा इनफैक्ट वो अपने आप को देखा। अरे भाई हाँ ना, यही एक रिफ्लेक्शन है। मैं अगर एक शीशे में देखूं तो मुझे क्या नजर आएगा? मैं खुद को नजर आऊंगा। अरे हाँ है ना, यही रिफ्लेक्शन है। और अगर किसी और की शक्ल नजर आए तो प्यार नहीं होता, पता चले आशिकी में टूट रहे हो, तो किसी और की शक्ल अगर नजर आ रही है तो आपका शीशा टेढ़ा है। पॉइंट। चलो, इस छोटे से मजाक से ही हमारा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तैयार हुआ। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनफैक्ट होता क्या है, आज जो बच्चों थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। एक इंसान की ये आंख है, बेसिकली इसने देखने का काम किया, तो कायदे से मैं इसे डूअर कहूंगा। इसने देखने का ये जो भी एक्शन किया, देखने के काम को ही तो हम एक्शन कहते हैं, भाई हाँ है ना? तो एक्शन को रिफ्लेक्ट करने वाले जिस शब्द की हम बात करते हैं वो अपने आप में क्या हुआ? वर्ब हुआ। अब सर देखने वाले ये रहे एक्शन का जिसने काम किया, और देखने का एक्शन किया वो वर्ब हुआ। और ऑब्जेक्ट की जगह मुझे कुछ ऐसा लिखा हुआ मिला, मैं कह रहा हूं फिर ध्यान से सुने, ऑब्जेक्ट की जगह मुझे कुछ ऐसा रखा हुआ मिला कि जो देखने का एक्शन हुआ वो बाउंस बैक होकर डूअर की तरफ पहुंच गया। तो इसको मैं लिखना चाहूं तो ये हुआ बाउंसेस बैक टू द डूअर। बेटा जी पढ़कर देखो ध्यान से, मैंने क्या लिख दिया? शाबाश, बाउंसेस बैक टू द डूअर। एक बार इस बात को फिर ध्यान से समझें। किसी देखने वाले इंसान ने जब शीशे में देखा तो उसे क्या दिखाई दिया? खुद। तो इस आई को अगर मैं कहूं तो ये अपने आप में एक डूअर है। अब डूअर ने देखने का एक एक्शन किया तो वर्ब के बाद लिखा गया ये जो भी है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की जगह कुछ ऐसा लिखा हुआ मुझे नजर आया कि एक्शन बाउंस बैक होता है किसकी तरफ? डूअर की तरफ। बोलो हाँ। तो इस हिसाब से अगर मैं समझने की कोशिश करता हूं तो रिफ्लेक्शन वहां से शुरू होता है जहां ऑब्जेक्ट की जगह कुछ ऐसा लिखा हुआ मिले जिससे एक्शन बाउंस बैक होता है डूअर की तरफ। इसका मतलब अगर इस बातचीत को मैं थोड़ा रिलेटिवली समझने का काम करूं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा कौन से केस में होता है बच्चों? ऑब्जेक्टिव केस में होता है। कौन से केस में होता है? ऑब्जेक्टिव केस में। आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाता है एक सवाल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपसे एक सवाल पूछा गया, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपने जवाब दिया, ठीक है जी, आपने जवाब दिया माई सेल्फ इज करण। मैं अगर इस बात को समझने की कोशिश करूं तो मीनिंग बहुत अच्छे से समझ आता है। ये लिखा हुआ सेंटेंस हमारे सामने इंपेरेटिव है। डे 1 की क्लास में हमने समझा था कि एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये रही हमारे सामने वर्ब, और वर्ब के ठीक बाद हम लिखते हैं हमेशा ऑब्जेक्टिव केस।
अब अगर ये हमारे सामने ऑब्जेक्टिव केस है तो रिफ्लेक्शन तो अपने आप में बिल्कुल ठीक हो गया, है ना। अब मुझे आगे लिखने की कोशिश करनी पड़ी, इसका जब जवाब हम तैयार करते हैं तो माई सेल्फ सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह लिखा मिला, अरे है ना। लेकिन अभी अभी हमें समझ आया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनफैक्ट कौन से केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में। और ऑब्जेक्टिव केस कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता भाई। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता तो इसी वजह से कुछ लोग ये कहते हैं, इसीलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि माई सेल्फ से सेंटेंस शुरू नहीं होता। कायदा क्या कहता है, माई सेल्फ बेसिकली एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने आप में कौन से केस में होता है, और ऑब्जेक्टिव केस हम कभी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के नाम पर यूज ही नहीं कर सकते। क्या मैं ये कह सकता हूं मी इज योर टीचर? आप कहोगे सर बिल्कुल गलत है, क्या कहना सेंसिबल हुआ? मी नहीं, आई एम योर टीचर। शायद यही सेंटेंस अपने आप में सही है। ये तो एक छोटी सी बात है। अब अवसर कायदे से समझते हैं कि एक्चुअल में क्या मामला है। मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, ही किल्ड अ स्नेक। ठीक है बच्चों, डे वन हम लोगों ने सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, और सेंटेंस की डेफिनेशन को दो हिस्सों में हमने बांटा था। एक हमने कहा कंप्लीट मीनिंग, बोलो हाँ। एक हमने कहा कंप्लीट मीनिंग, और दूसरी बात हम लोगों ने कही अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरे बोलो हाँ। और इस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को तीन हिस्सों में हमने बांटा, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। ऐसा ही कहा, अरे हाँ है ना। अब इस ऑब्जेक्ट को भी अगर मैं ध्यान से समझता हूं तो ऑब्जेक्ट भी अपने आप में एक नहीं दो तरह के होते हैं। थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करेंगे हम। ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस के अंदर दो तरह के होते हैं। चलो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं शी गेव मी अ पेन, अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को मैं ध्यान से देखूं तो ये सेंटेंस क्यों है? इसके पास कंप्लीट मीनिंग है, और दूसरी बात इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है। मैं अगर ध्यान से देखना चाहूं, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, ये हमारे सामने सेंटेंस की वर्ब हुई, ये एक ऑब्जेक्ट हुआ, और ये ऑब्जेक्ट हुआ नंबर 2। ध्यान से अगर मैं समझना चाहूं तो इस गेव के मीनिंग को कौन बता रहा है? अरे भाई साहब, देने का काम जो किया है वो एक्चुअल में कौन से ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ? तो गेव के लिए एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कौन सा है? जो भी दिया है वो क्या दिया है? पेन। ठीक, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट हमारे सामने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे सामने बच गया इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस बात से एक्चुअल में क्या कहानी समझ आनी है किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम लोग जब भी किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा हुआ देखते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने आप में कंपलसरी होता है। कैसा होता है? कंपलसरी। इसके बगैर काम नहीं चलता भाई। मैं अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर से, चलो छोटी सा एक्सपेरिमेंट करके देखता हूं, अगर इस लिखे सेंटेंस में से मैं इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहां से हटा दूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहां से हटा दूं तो बचे हुए सेंटेंस को पढ़कर सुनाना। आप अगर इसे पढ़ेंगे तो इसका एक नॉनसेंस मीनिंग बन रहा है, हाँ ना। और नॉनसेंस मीनिंग होने का मतलब क्या हुआ? सेंटेंस की डेफिनेशन यही तो कहती है कंप्लीट मीनिंग, लेकिन इसका तो मीनिंग कंप्लीट नहीं है। अरे हाँ ना। तो इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि लिखे हुए सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ? कंपलसरी हुआ। बोलो हाँ। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब भी हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोगों को आंसर देता है किस चीज का? क्या किस चीज का आंसर देता है? वजह क्या है ये भी हम लोग समझेंगे धीरे धीरे आगे जब हम चलते जाएंगे। फाइन। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर कंप्लीट मीनिंग अगर हमने चाहिए या कंप्लीट मीनिंग अगर हम बनाने की कोशिश करें तो कंप्लीट मीनिंग बनाने की कोशिश में हम लोगों को चाहिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फाइन। अब इस लिखे हुए सेंटेंस पर काम करना चाहेंगे हम। लिखा है हमारे सामने ही किल्ड अ स्नेक। मैं अगर बात को ध्यान से समझने की कोशिश करूं, ही हमारे पास डूअर हुआ, किल्ड हमारे पास एक वर्ब हुई, और जाकर रुकता है सेंटेंस हमारे पास अ स्नेक। उसने क्या मारा? आपने कहा स्नेक। फाइन। तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी अपने आप में ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है अपने आप में क्या चीज हो गई भाई? फाइन। अब अगर मैं ये सेंटेंस लिखने की कोशिश करता हूं आपके सामने, ही किल्ड इन द लॉन। सेंटेंस को पढ़कर देखने की कोशिश करें। सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा सॉरी,
सेंटेंस को हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की, ही हमारे सामने एक डूअर है, किल्ड हमारे सामने एक एक्शन हुआ, और ये जो भी हमारे सामने लिखा हुआ है, बेसिकली ये जो भी हमारे सामने लिखा है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये क्या यानी कि व्हाट का आंसर नहीं दे रहा है हमें, और अगर ये व्हाट का आंसर नहीं दे रहा है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इस लिखे सेंटेंस में अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोगों को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने की कोशिश करनी होगी, क्या यूज करके? कुछ गड़बड़ हुई? क्या गड़बड़ हुई? क्या गड़बड़ हुई? इस हर सेल्फ में गड़बड़ हुई। क्यों? थोड़ी देर पहले तो आप मुझे ये कह रहे थे कि अगर शीशे में मैं देखने की कोशिश करूं और किसकी शक्ल नजर आएगी शीशे में देखूं तो? अपनी शक्ल नजर आएगी, और अगर किसी और की शक्ल नजर आए तो हा, तब तो आप कह रहे थे कि प्यार हो जाएगा, करवाओ ना अब इसका प्यार। सर रिफ्लेक्शन हमेशा डूअर के अकॉर्डिंग होता है। अरे हाँ है ना, रिफ्लेक्शन हमेशा डूअर के अकॉर्डिंग होता है। इसका ही मतलब हम लोगों को समझ आया कि लिखे हुए सेंटेंस में अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। बात कुछ समझ आ रही है? अब इस बात के लिए मैं एक छोटा सा कंक्लूजन लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। वी यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन when the direct object is not given in the sentence। जब हमारे लिखे हुए सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है तब हम लोगों को एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है ताकि वो लिखे सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट कर सके। मैं रुक रहा हूं थोड़ी सी देर के लिए, एक बार इसे देख लीजिएगा, लिखने का काम आप आराम से करें, प्लीज ऑब्जर्व कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस कहानी को यहां तक सुन लिया होगा, समझ लिया होगा, फिर आगे लेके चलेंगे। चलिए बच्चों, कहानी को समझना शुरू करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हम लोगों को सबसे पहले यूज समझ आना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम जब भी यूज करते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें तब यूज करने की इजाजत है जब हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नजर नहीं आता, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर लिखा नजर नहीं आता तब हम लोगों को मीनिंग कंप्लीट करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो अब एक छोटी सी डिक्टेशन में बोलूंगा, इसको आप आराम से सुने, समझें और आराम से लिख लें। द फॉलोइंग वर्ब्स, मैं फिर से बोल रहा हूं, द फॉलोइंग वर्ब्स आर फॉलोड बाय a reflexive pronoun when the direct object is not given। मैं जिन वर्ब्स की आपके सामने बात कर रहा हूं, अगर इनके बाद हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नजर नहीं आता तो हम उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ऐसी कई सारी वर्ब्स हैं, जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं
बहुत सारी वर्ब्स हैं। ये तो वर्ब्स वो मैं लिख रहा हूं जो पेपर आपके सामने बार बार पूछ ही लेता है। दुनिया भर की वर्ब्स हैं। कितनी ही वर्ब्स लिख लो भाई, ये सभी के सभी वो वर्ब्स हैं जिनके बाद हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। बात खत्म। चाहे इनको आप रट लो, चाहे इनको याद कर लो, कहानी है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्शन की जरूरत है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो कहानी की जरूरत ही नहीं है। फाइन। जैसे मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं। मैंने दो सेंटेंसेस आपके सामने लिखे। सॉरी। इन लिखे हुए दो सेंटेंसेस में आपके कायदे से क्या चीज ठीक होनी चाहिए, जरा सोचें और मुझे बताएं। आप अगर इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो सर ये हमारे सामने डूअर है, ये एक्शन हुआ, एक्शन जाकर कहाँ खत्म हुआ, सर ये व्हाट का आंसर दे रहा है, क्या का आंसर दे रहा है, तो ये आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये मुझे कहाँ का आंसर दे रहा है, बेसिकली एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। फाइन। अब इसी बातचीत को अगर देखो तो ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है। सेंटेंस 2 को देखते हैं तो ही डूअर, ये एक्शन हुआ, ये हमारे सामने लिखा हुआ एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो डूअर के अकॉर्डिंग आप रिफ्लेक्शन क्रिएट करते हैं, और क्या होना जरूरी हुआ, हिमसेल्फ। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ ये हमेशा होता है। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं अवेल के साथ हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं प्यारे से शब्द के साथ ऑफ। ठीक है जी। एक्विट के अगर मीनिंग को मैं समझने की कोशिश करता हूं तो इसका अर्थ होता है टू बिहेव प्लीजेंटली, अच्छे से पेश आना। फाइन। जैसे अगर मैं इसकी बात करना चाहूं, ये बड़ा प्यारा शब्द है, ये पेपर कई बार पूछता है। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं शी एब्सेंटेड हरसेल्फ फ्रॉम द क्लास। अब कई सारे स्टूडेंट्स ने इसका मीनिंग डैमेज कर देते हैं। कभी कभी लोग कह देते हैं सर शी एब्सेंटेड इन द क्लास। कहना नॉनसेंस हो गया भाई। अगर आप इसे हिंदी में भी कहें कि वह कक्षा में अनुपस्थित है, अब वो कक्षा में है तो अनुपस्थित कैसे हुआ भाई, ओ हिंदी वालों, नॉनसेंस हो गया अपने आप में। तो एब्सेंट के साथ फ्रॉम का आप लोग यूज करते हैं। ठीक है ना जी। तो ऐसे छोटे छोटे हमारे पेपर में क्वेश्चंस मिलते हैं। एक बार इनको आप फटाफट से देख लें, फिर मैं अगली बात से आपको मिलाना चाहूंगा। अच्छा जी दोस्तों, ये तो बात थी हमारे सामने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूज की। हम लोगों को असलियत में ये कहानी समझ में आई कि रिफ्लेक्शन की जरूरत क्या होती है। रिफ्लेक्शन की जरूरत होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की एब्सेंस में, और अगर नहीं है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, चलो मैं आपकी कॉमन सेंस लगाने के लिए एक दो सवाल लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा।
मैंने आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं दोस्तों। पहले इन चारों सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। मैं इस लिखे हुए सेंटेंस में अगर थोड़ा सा अंडरलाइन करना चाहूं दोस्तों, सिर्फ इतना ही, जनाब जरा मुझे पढ़कर सुनाएंगे। मैंने जितना आपके सामने सेंटेंस को अंडरलाइन किया बस उतना ही मुझे पढ़कर सुनाए। शाबाश। पहले तो मैं आप लोगों को इस शब्द को पढ़ना सिखा देना चाहूंगा। और ये जो लिखा है हमारे सामने, ये बेसिकली एक वर्ब है और इसको जब बोलते हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है बेद। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये अपने आप में बनता है एक नाउन और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है बात। ये एक वर्ब है, तो कैसे बोला जाना चाहिए? बेद। फाइन। अब मुझे ये समझना है कि इस लिखे अंडरलाइन सेंटेंस को ही मैं पढ़ूं तो इसका क्या मीनिंग समझ आया। रवि बेस्ड इन द रिवर, इसका मतलब रवि नदी में नहाया। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, इस लिखे हुए सेंटेंस में इस हिमसेल्फ को लिखने की क्या जरूरत है? क्या इस हिमसेल्फ को लिखने से सेंटेंस के मीनिंग पर कोई फर्क पड़ा? नहीं, मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ा। रवि अगर नदी में खुद नहाया तो मैं इस बात को ऐसे कहूं तो ज्यादा सेंसिबल है। रवि नदी में नहाया, इसमें खुद लगाने की क्या जरूरत है? बात को ध्यान से समझना। हकीकत में इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर इस शब्द की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस वर्ब के बाद हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने की जरूरत भी नहीं है। एक बार फिर लिखे हुए सेंटेंस को मैं अंडरलाइन करूंगा, पढ़कर सुनाए। शी हिड बिहाइंड अ ट्री। ठीक है, तो एक इंसान अगर पेड़ के पीछे छिपता है तो यार वो अपने आप को ही तो छिपाएगा, पड़ोसियों को थोड़ी छिपा के आएगा कि मैं पेड़ के पीछे छिप रहा हूं और छिप आप गए। नॉनसेंस हुआ। तो इस लिखे हुए वर्ब के बाद भी हम लोगों को शायद ऐसा लगता है कि इस हर सेल्फ लिखने से कोई खासा फर्क ही नहीं पड़ना। बोलो हाँ। आई स्टॉप्ड राइट देयर। सर कौन रुका? मैं रुका। तो इसमें खुद कहने की, माई सेल्फ कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब मुझे यहां से एक पॉइंट तैयार होता हुआ नजर आया। मैं डिक्टेट करूंगा इसे, आराम से आप वीडियो को रिवाइज करके सुन लीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा। द फॉलोइंग वर्ब्स डू नॉट नीड a direct object, therefore use of a reflexive pronoun is superfluous। अब अगर इस तरीके से हम समझें तो जिन वर्ब्स का मैं जिक्र कर रहा हूं, इन वर्ब्स के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए इनके साथ अगर हम इनका यूज करते हैं तो वो बेवजह की बात हो गई। मैं लिख देता हूं कुछ शब्द। हाइड, शेव, क्लीन, स्टार्ट, स्टॉप, कीप। पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है। आई kept myself awake the whole night, या सिर्फ whole night लिखें, ज्यादा एक्यूरेट होगा। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर क्या है कहने की सेंस। अरे भाई साहब, जब आप जागे रहे तो खुद को ही तो जगाओगे। अरे हाँ है ना। ठीक है, तो यहां तक तो बात हम लोगों को पहले थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करनी होगी कि इन सभी के साथ रिफ्लेक्सिव लगाने की जरूरत नहीं है। फाइन। बस एक बार मैं रुक रहा हूं, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, फिर कहानी को लेकर आगे चलेंगे।
ये तो मैंने आप लोगों के सामने एक छोटी सी बात कही है, ये कहाँ सुपरफ्लॉस क्वेश्चन तैयार करते हैं, और मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स बहुत बुरी तरीके से इन चीजों को रटते हैं, और जब रटने की बात आए तो भैया फिर तो कलाकार आदमी है, शिकारी है, कह ही नहीं सकते। अच्छा देखो, मैंने अभी कहा कि इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं इसी लिखे हुए सेंटेंस को लिखने की कोशिश करूं, आई स्टॉप्ड द स्टूडेंट्स राइट देयर, तो ये अगर देखा जाए तो ध्यान से देखो, आई स्टॉप्ड, यहां तक तो मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, तो ये तो अपने आप में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रहा है, ये तो सेंटेंस अपने आप में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना भी कह दूं तो भी इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो अगर हम इन वर्ब्स को थोड़ा ध्यान से समझने का काम करें तो कुछ एक ऐसी भी वर्ब होती हैं जिनके बाद आप चाहें तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां आए, और ना चाहें तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं है, ठीक है जी। अब इनके पीछे एक्चुअल में क्या कायदा है, ये चीज हम लोगों को समझने को मिलती है वर्ब एडवांस में। फाइन, तब तक के लिए इस कहानी को मैं ज्यादा नहीं छेड़ूंगा, पहले इस बात को यहीं तक हम लोगों को समझने समझाने की जरूरत थी, ठीक है बच्चों। मैं अब आपके सामने कॉमन सेंस लगाने के लिए कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, दोस्तों जरा साथ साथ इन क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करें। फाइन, मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और इन सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से आप देखने की कोशिश करें, फिर कहानी को समझना शुरू करेंगे। चलो भाई, अब कहानी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सेंटेंसेस बड़े प्यारे हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करें। मेरे सामने से लिखा हुआ सेंटेंस, आई डूअर एक्शन, एक्शन कहाँ खत्म हुआ, तो ये तो अपने आप में एक सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है। तो इसका मतलब लिखे हुए सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब, और हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हो तो इस सेंटेंस में कोई आपत्ति विपत्ति, चाय पत्ती, पति पत्नी, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में अगर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बात हमारे अपने बिल्कुल ठीक हो गई भाई। लेकिन लिखे हुए सेंटेंस 2 को अगर मैं ध्यान से देखता हूं, आई, उसके बाद लिखा मैंने प्रिपेयर्ड, क्या ये सेंटेंस अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है? आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं। अगर इसका अपना कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है तो इस आई के अकॉर्डिंग ही मुझे यहां पर रिफ्लेक्शन लिखने की जरूरत पड़ी। बात समझ में आ गई? इसका मतलब लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट के मुताबिक ही हम लोग यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक हो गई बातचीत? चलो दोस्तों, सेंटेंस नंबर 3 पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं और सोचकर मुझे बताएं सेंटेंस नंबर 3 पर आप क्या कहना करना चाहेंगे। माफी चाहूंगा एक बात कहने के लिए, और ये बड़ाई नहीं है और ये बुराई भी नहीं है।
एक एवरेज क्लास के अंदर रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन को समझने समझाने के लिए मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगाते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ मुझे जहां तक लग रहा है कि हम लोगों ने अप्रोक्स कितना समय लगा दिया आप समझ सकते हैं। मैं फिर बार बार यही चीज कहता हूं बच्चों, पेशेंस के साथ सीखोगे, जानने की कोशिश करोगे, हर एक चीज समझ आएगी। तकाजे में भागना मूर्खता की निशानी है। कई सारे स्टूडेंट्स में देखता हूं डाउट कुछ होना चाहिए, कुछ और पूछ बैठते हैं। लीव दैट थिंग यार, छोड़िए। लिखे हुए सेंटेंस में क्या परेशानी है? समझदार लोग ये बात बहुत अच्छे से समझ ही गए हैं कि सर अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख रहे हैं तो यकीनन ये पूरी तरीके से गलत है। क्यों? क्योंकि लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर मैं डूअर देखूं, एक्शन देखूं, तो रिफ्लेक्शन हम लोगों को तब जरूरत पड़ती है जब हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये बातचीत तो अपने आप में गलत हो गई। कॉमन सेंस। अब मैं आपके सामने कुछ बोलूंगा, इस बात को ध्यान से सुने और समझें। मैं अगर कहूं, बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि ये सुनने समझने वाला खेल है। मैं अगर कहूं आप मेरे घर पर अगर आते हैं, मैं आपके सामने चाय लाता हूं। वेट, मैं चाय लाता हूं। हो मैं आपके सामने चाय ला रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं सर ये तो पानी नहीं, ये चाय है। ब्लैक टी, ग्रीन टी, दिस इज ट्रांसपेरेंट टी। वाओ। मैं आपके सामने चाय ला रहा हूं, कोई छीनेगा नहीं मुझसे, पहली कंडीशन यही है, ठीक है। मैं आपके सामने चाय लेकर आ रहा हूं, ठीक है जी। और मैं आपके सामने जो सेंटेंस बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, उठाना मत, मैं बता रहा हूं ऊपर डाल दूंगा, हाँ नहीं तो छेड़ने की आदत बढ़ा रहे हैं कुछ लोग आगे। मैं आपके सामने चाय लेकर आ रहा हूं और मेरे सेंटेंस को ध्यान से सुनना। मैंने कहा चाय पीजिए, चाय मैंने बनाई है, एक सेंटेंस। मैं फिर कह रहा हूं चाय पीजिए, चाय मैंने खुद बनाई है, 2 सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से एक बार समझें और फिर मुझे बताएं इन दोनों के मीनिंग में क्या फर्क है। मैंने एक सेंटेंस कहा चाय पीजिए, चाय मैंने बनाई है। फिर मैंने कहा चाय पीजिए, चाय मैंने खुद बनाई है। दोनों के मीनिंग में क्या फर्क हुआ? गलत जा रहे हो, सुपरफ्लॉस नहीं है, फिर से सोचो। मैं आपके सामने कहता हूं दरवाजा मैंने खोला है, एक सेंटेंस। फिर मैंने कहा दरवाजा मैंने खुद खोला है, 2 सेंटेंस। दोनों में क्या फर्क है? कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। पहले सेंटेंस में मैंने कहा चाय मैंने बनाई है। आपको लग रहा है क्या फर्क पड़ता है, चाय तो आप बनाते ही रहते हो। फिर मैंने कहा चाय मैंने खुद बनाई है। आपको महसूस हो रहा है कि सर ऐसा लग रहा है जैसे आप यूं तो चाय नहीं बनाते, पर शायद हम हैं आपके लिए स्पेशल, इसीलिए आपने चाय खुद बनाई। मैं एम्फेसिस क्रिएट कर रहा हूं। दोनों सेंटेंसेस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो सेल्फ वाला शब्द है वो एक एम्फेसिस क्रिएट कर रहा है। फिर ध्यान से सुने। दरवाजा मैंने खोला है। आप कहोगे सो व्हाट, खोल देता, क्या दिक्कत होगी भाई। मैंने कहा दरवाजा मैंने खुद खोला है। इस बात को सुनकर आपको ये महसूस होता है कि यूं तो मैं किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलता, आप आए हैं इसलिए दरवाजा मैंने खोला। अब इन सेंटेंसेस को अपनी डे टू डे लाइफ से जोड़ो। बर्तन मैंने साफ किए हैं, बर्तन मैंने खुद साफ किए हैं। आपके घर पर नौकरानी आती है, फॉर एग्जाम्पल, डोंट टेक इट अदरवाइज, आपके घर पर अटेंडेंट आता है, नौकरानी आती है, आप उसे कहते हैं बर्तन मैंने खुद साफ किए हैं, कहाँ थे तुम? तो नौकरानी समझ जाती है कि यूं तो आप बर्तन नहीं साफ करते, आज आप नहीं थे इसलिए मजबूरी हुई, एम्फेसिस क्रिएट कर रहे उस काम पर। इसकी अरेंजमेंट को ध्यान से समझना। अगर हम इस बात को ध्यान से समझें तो ये लिखा हुआ हमारे सामने डूअर, ये हुआ एक्शन, एक्शन खत्म हुआ यहां पर। तो ये जो माई सेल्फ है, इनफैक्ट ये एम्फेसिस क्रिएट कर रहा है इस शब्द पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये एम्फेसिस जब क्रिएट कर रहा है तो एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया,
कहानी बदल गई सर। हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद मैं लिख सकता हूं तो वो लिखे हुए शब्द को हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। और इसी एम्फेटिक प्रोनाउन की अरेंजमेंट कभी कभी सब्जेक्ट के ठीक बाद भी हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अब देखना ध्यान से इस बात को कि इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस में कितनी कहानी बदल गई। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हमने अरेंजमेंट गलत कही, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ग्रामेटिकली ये ठीक है। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को होकर ये क्या बना? स्टेट लेवल के एग्जाम्स में स्टेट लेवल के एग्जाम्स में, कुछ बैंकिंग एग्जाम्स में, कुछ यूपीएससी के एग्जाम्स में इनकी पहचान पूछ ली जाती है कि रिफ्लेक्सिव है, एम्फेटिक है। ठीक, अगर इस लिखे हुए सेंटेंस में मैं ध्यान से देखना चाहूं तो ये भी आपके पास क्या चीज तैयार हुई? एम्फेसिस क्रिएट करने की कोशिश हुई। ठीक है बच्चों, तो पहले एक बार यहाँ की बात को ध्यान से लिखें, थोड़ा सा समझें, लिखें नहीं बाद में, पहले इसे थोड़ा सा समझें। मैं कहानी आगे लेकर चलना चाहूंगा, प्लीज। चलिए दोस्तों, तो एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव के फर्क को हम लोगों ने समझा। एम्फेटिक इनफैक्ट होते क्या हैं, रिफ्लेक्सिव इनफैक्ट होते क्या हैं, क्यों यूज होते हैं, इनके सुपरफ्लॉस क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, ये सारी बातें। खैर, क्वेश्चंस इनके प्रैक्टिस में आएंगे तो हम लोगों को और भी सीखने को मिलता है कि इनके एक्चुअल फंक्शंस में कितने सारी वेरिएशंस हो सकती हैं। खैर, तो मैं चलता हूं थोड़ा सा आगे, या थोड़ा सा कंफ्यूज कर दूं? 100 ग्राम। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और इन लिखे हुए सेंटेंसेस पर जरा गौर फरमाएं। अफसोस होगा उन लोगों के लिए जो इन सेंटेंसेस को भी लिखने के चक्कर में पड़ गए हैं। खैर, देवता है, दुष्टों की श्रेणी में आने की इच्छा होती ही है, मैं कह नहीं पाऊंगा कुछ भी।
मैं तो सिर्फ आप लोगों को इन सेंटेंसेस के मीनिंग समझने के लिए इजाजत दे रहा था। चलिए अब कहानी को समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे, बड़ा प्यारा अच्छा देखने में समझने में आएगा। हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस को अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, वरना डाउट तो पैदा होते ही रहते हैं आप लोगों की तरफ से। इस सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं तो शी हमारे सामने डूअर हुआ, टीचर्स हमारे सामने एक्शन हुआ और ये हमारे पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। फाइन, कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरे सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं तो शी डूअर टीचर्स वर्ब, ये भी हमारे सामने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों तरह का आंसर दे सकता है, क्या या फिर किसे, दोनों तरह से ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर दे सकता है। तो इनके दोनों के दोनों सेंटेंसेस अपने आप में ठीक हुए। अब हमारे लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर इस शी की मैं बात करता हूं, डूअर एक्शन ऑब्जेक्ट नहीं था, तो सर हम लोगों ने रिफ्लेक्शन क्रिएट कर दिया और कोई खास बात नहीं, है ना, ये भी अपने आप में ठीक हुआ। फाइन। अब इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से हमारी कहानी बदलनी शुरू हो गई। अगर मान लीजिए मैं इस लिखे हुए दोनों के दोनों सेंटेंसेस को आपस में मर्ज करना चाहूं और मैं सेंटेंस लिखने की कोशिश करूं, शी टीचेस देम इंग्लिश। अगर मैं कहने की कोशिश करूं शी टीचेस देम इंग्लिश, तो इस लिखे हुए सेंटेंस में बात तो एक ही है कि नाम लिखे हैं ऑब्जेक्ट्स के दो, और दोनों में से मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को ही एक बार में इस वर्ब के लिए कंसीडर करूंगा। भाई हाँ ना, थोड़ा ध्यान से देखना भाई। इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को अगर मैं मर्ज करता हूं तो इस लिखी हुई टीचर्स के हिसाब से इसका ऑब्जेक्ट देम भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है। जैसा आप लोगों ने इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखा हो तो समझ आ ही गया होगा। शी टीचर्स, टीचर्स का ऑब्जेक्ट देम भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को इस वर्ब के साथ जोड़ता हूं तो दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट बन सकता है ना। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर मान लो मैं इस देम को यहां से हटा दूं तो इस देम की जगह मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर सकता हूं, तो इस इंग्लिश पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और यही बातचीत हम लोगों ने इस लिखे हुए सेंटेंस में करने की कोशिश की। शी डूअर एक्शन, ये जो रिफ्लेक्शन हुआ है बेसिकली किसके अकॉर्डिंग हुआ, ठीक, तो इस टीचर्स का रिफ्लेक्शन हुआ है, ना कि इंग्लिश का। तो कायदे से ये लिखा हुआ सेंटेंस अपने आप में ठीक है, ये सेंटेंस गलत नहीं है। अपनी वीडियो को थोड़ा सा डिवाइड करके आप देखोगे तो वहां कहानी कुछ और थी और ये कहानी थोड़ा एडवांस लेवल पर मैं लेके जा रहा हूं, जब एक ही वर्ब के दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, दोनों मीनिंग कन्वे कर सकते हैं। अब अगर मान लो इन दोनों के दोनों शब्दों का हेर फेर मैं कर दूं, शी टीचर्स इंग्लिश, ठीक है जी, तो इस लिखी हुई बातचीत का क्या मतलब समझ आ रहा है? इस लिखी बातचीत का मतलब समझ आता है कि वो इंग्लिश पढ़ाती है खुद। अरे हाँ है ना, तो इस बात का मतलब तो मुझे ये समझ में आ रहा है, ये अपने आप में एक एम्फेटिक प्रोनाउन है जो एम्फेसिस किस पर कर रहा है, ठीक है। जबकि इससे ऊपर वाले सेंटेंस के मीनिंग को अगर मैं समझना चाहूं तो इसका मतलब समझ आता है वो इंसान खुद को इंग्लिश सिखाती है। दोनों का फर्क समझ आ रहा है? ध्यान से समझना, वो इंसान खुद को इंग्लिश सिखाती है। एक बात मैंने कहा, वो इंसान इंग्लिश पढ़ाती है खुद, किसी और टीचर को हायर नहीं किया। इस सेंस को अगर मैं समझना चाहूं, शी टीचेस हरसेल्फ इंग्लिश, तो इसका मतलब क्या समझ आया? खुद को इंग्लिश सिखाती है, किसी और को नहीं सिखाती। आप खुद को भी इंग्लिश सिखा सकते हैं, खरीदो 10 किताबें, पढ़ते रहो, बेहोश हो जाओ, अरे हाँ ना, क्या फर्क पड़ता है। अब लिखे हुए इस सेंटेंस पर कहानी बदल रही है, ध्यान से समझना जी, मैं बहुत गहरी बात पर लेकर जाऊंगा। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाता, पूछ लेता है एग्जामिनेशन तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, समझने वाला इसे समझता, वरना तुक्का जुगाड़ में बता ही दूंगा। असली जो मुद्दा है वो क्या है? शी डूअर है, टीचेस एक एक्शन है। मैं अगर कहना चाहूं एक्शन को ही शायद फिलहाल हम वर्ब के नाम से जानते हैं,
ठीक, ये हमारे सामने आई एक प्रेपोजिशन, ठीक, और ये हमारे सामने लिखी इस प्रेपोजिशन का हुआ ऑब्जेक्टिव केस। अगर इसी से ठीक पहले इस लिखे सेंटेंस को मैं देखूं तो इसका भी ऐसा ही व्याकरण सामने आता है। ये लिखी वर्ब और इस वर्ब के साथ ये जो लिखा हुआ है ये भी ऑब्जेक्टिव केस। अब अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो इन दोनों की दोनों बातों में देखो बच्चों, इसको तो आप आराम से देख सकते हैं, वीडियो को आराम से रिवाइंड करके देख सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है। मैं थोड़ा सा माहौल इसलिए साफ कर रहा हूं ताकि आपका विजन क्लियर हो और आपका फोकस सटीक हो जाए। डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे सामने दो सेंटेंसेस हैं। अब इन दोनों सॉरी, मैं 1 मिनट के लिए रुकना चाहूंगा, दोनों पे जरा ध्यान लगाएं प्लीज। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर योर काइंड अटेंशन। मैंने आपके सामने दो सेंटेंसेस छोड़े थे सिर्फ आप लोगों को इसलिए कि आप इस पर विचार करें और थोड़ा ध्यान से सोचने की कोशिश करें। शी टीचेस हरसेल्फ, तो इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं था हमारे पास, तो जिसे भी वो पढ़ाती है वो कोई और नहीं, वो अपने आप को पढ़ाती है। फाइन। असली जो झगड़ा है वो इस बात का है कि अगर मैं किसी भी लिखे सेंटेंस में वर्ब का यूज करता हूं तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, हमने सीखा। किसी भी लिखे सेंटेंस में प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। बोलो हाँ। अब इस बात का मतलब ये नहीं समझ आ रहा कि भाई साहब जब वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस था तो इस वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस क्यों कंसीडर नहीं किया? यहां ये प्रेपोजिशन जबरदस्ती लिखने का क्या पर्पस हुआ? अरे हाँ ना, तो इसका मतलब ये इस वर्ब का तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। ये जिसका ऑब्जेक्टिव केस हुआ वो कौन है? ये प्रेपोजिशन। तो जब हम किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जब हम किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रेपोजिशन के साथ यूज करते हैं, किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जब हम लोग प्रेपोजिशन के बाद यूज करते हैं तो इसका मीनिंग नॉर्मल ना रहकर इसका मीनिंग तैयार हो जाता है अलोन। तो इसका मतलब क्या समझ आना चाहिए हमें? शी टीचेस बाय हरसेल्फ, तो यहां तो वो इंसान अपने आप को पढ़ा रहा है, यहां रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन इस प्रेपोजिशन का हो रहा है, तो वो इंसान अकेला पढ़ाता है। ठीक, अब मैं इस बात को दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करता हूं। पेपर आपके सामने लिखकर दे देता है शी वॉज सिटिंग बाय हरसेल्फ, तो इसका मतलब वो इंसान अकेला बैठा है। ठीक, देखो इस सेंटेंस इसके इस क्वेश्चन के कितने एप्लीकेशन बन सकते हैं? सॉरी, दो सेंटेंसेस हैं, ध्यान से देखें, मीनिंग समझ आने शुरू हो जाएंगे।
सॉरी। चलिए मेरे दोस्तों, मैं तो ये चीजें आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा था कि कभी कभी अब मीनिंग को लेकर कहानियां बदल जाती हैं। सेंटेंस वन की अगर मैं बात करना चाहूं तो सेंटेंस वन की बात मुझे समझा देती है, आई बॉट द हाउस फॉर मी। इसका मतलब यहाँ पर मैं जो कहना चाह रहा हूं तो ये घर किसी इंसान ने अपने ले लिया, फाइन। और अगर आप कहते हैं फॉर माई सेल्फ तो इसका मतलब क्या हुआ, उस इंसान ने ये घर अकेला अपने आप फाइनेंस अरेंज करके लिया। ठीक है, तो खैर फॉर माई सेल्फ हो, बाई माई सेल्फ हो, अब ये जो बातें हैं भैया आगे हमें अच्छे से समझ आती हैं जब प्रेपोजिशन का रोल जिंदगी में आएगा। चलो भाई, एक अगली बात से मिला देता हूं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। आप अपनी घड़ी को ध्यान से देख सकते हैं, टुक मी मोर देन 1 hour टू क्लैरिफाई दिस रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। कहानी तो मैं और भी दूर लेकर जा सकता हूं, पर डर लगता है। अभी अभी एक बच्चे ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, आप अगर कहें तो मैं पढ़कर सुनाऊं? नहीं। एक बच्चे ने लिखा है, वो कहीं पर किसी और टीचर से पढ़ता, उसने किसी बच्चे ने डिफरेंस पूछ लिया किसी चीज को लेकर टीचर ने कह दिया कोई डिफरेंस नहीं होता। उस बच्चे ने हाथ उठाया और उन्होंने कहा कि सर इसमें डिफरेंस होता है एंड दिस इज द डिफरेंस। उसने कहा कि नहीं, मैं तो इसे नहीं मानता। उस बच्चे ने नाम लिया है अपनी उस क्लास के अंदर और उसको कहा कि अगर भाई फिर तो तुम एक काम करो, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू कैन गो। तो मैं जो चीज कहना चाह रहा हूँ, किसी टीचर पर विश्वास की जरूरत नहीं है, जो ऑथेंटिक है उस पर विश्वास करो। वो ऑथेंटिक क्या है उसे जानने की कोशिश करो। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है जब धीरे 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 ये परत खुल रही है दिमाग की, धीरे धीरे ये महसूस होता है कि कहानी असलियत में क्या है। रटने का अंदाज जब हटता जा रहा है, कोई चीजें जबरदस्ती हम पर थोपता है, वो ज्ञान नहीं है, वो मजबूरी है। अब वो धीरे धीरे वो मजबूरी हटती जब जाती है, कहानियां जब धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाती हैं, तो रिस्पेक्ट आती है सर दिल से फिर उसमें। खैर, ये शब्द क्या लिखा है, पढ़ना जरा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव की अगर मैं बात करना चाहूं तो इंटेरोगेटिव एक ऐसा शब्द हुआ जो सवाल पूछने का काम करता है। भाई देखो, नाउन को हम लोगों ने रिप्लेस करने के लिए 3 क्वेश्चन वर्ड्स यूज किए थे, व्हाट, हु, हुम। ये तीनों शब्द थे कौन से? वो तीनों के तीनों शब्द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ही तो थे। अरे आप नाउन को रिप्लेस जिन शब्दों से करते हो, वो रिप्लेस करने वाले शब्द नाउन को प्रोनाउन ही तो रिप्लेस करते हैं। बात ही खत्म हो गई। चलिए बच्चों, कहानी थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 2 शब्दों का मैं जिक्र आप लोगों के साथ मिलकर करना चाहूंगा। एक हो गया हमारे सामने हु और एक शब्द हो गया हमारे सामने हुम। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों जो शब्द हैं वो रिप्लेस करते हैं नेम ऑफ अ पर्सन को। किसको रिप्लेस करते हैं? अब छोटी छोटी एक्टिविटीज होंगी, ध्यान से समझना, ताकि उन एक्टिविटीज के आधार पर कहानी को समझा जा सके। मैं अगर कहूं हु killed रावणा, आंसर मी। तो आप इसका आंसर बनाने का काम कर रहे हैं और आपका आंसर बनता है रामा killed रावणा। अगर मैं कहानी को ध्यान से समझने का काम करूं तो इस लिखे हुए सेंटेंस का जो भी आप लोगों ने आंसर लिखा, उसमें इस हु की जगह पर क्या लिखा गया है? रामा। बेसिकली ये नेम ऑफ अ पर्सन है। बाकी का ये पूरा का पूरा सेंटेंस तो एज इट इज लिखा है। भाई हाँ है ना? इसमें क्या परिवर्तन हुआ? इस हु को हटाकर आपने लिखा रामा। अगर इस किल्ड को मैं ध्यान से देखूं वर्ब, तो वर्ब से ठीक पहले ये जो भी आ रहा है, ये नेम ऑफ अ पर्सन कौन से केस को रिप्लेस कर रहा है? सब्जेक्टिव केस को रिप्लेस कर रहा है। भाई हाँ है ना? मगर मान लीजिए एक और सेंटेंस आप लोगों से पूछता हूं, हु टीचेस इंग्लिश हेयर। तो अगर इस लिखे हुए सेंटेंस का मैं आंसर बनाने की कोशिश करूं, हु टीचेस इंग्लिश हेयर है?
तो चलो मैं किसका नाम लिखूं यहाँ पर? अलाउद्दीन खिलजी लिख दूं? चलो अलाउद्दीन खिलजी नहीं लिखता हूं, चलो जो भी नाम लिखने चाहते हैं आप। नाम लिखा आपने ABC टीचर्स इंग्लिश है यार। दोस्तों अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो तो इस हु की जगह जिस भी इंसान का आप नाम लोग लिखोगे वो नाम, बाकी तो कहानी एज इट इज ही है। तो वर्ब से ठीक पहले नेम ऑफ अ पर्सन किसी का भी आप लिखो तो सब्जेक्टिव केस, यानी कि हु जिसे रिप्लेस करता है वो सब्जेक्टिव केस हुआ, नॉट अ बिग डील। अब अगर मैं सवाल पूछता हूं, whom did कटप्पा किल? अब अगर मैं इस सवाल का जवाब आप लोगों से पूछूं तो आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करोगे। कटप्पा किल्ड बाहुबली। तो ऑब्जर्व करने की कोशिश ये करी गई भाई कि जब हम इस हुम का आंसर लिख रहे हैं तो हुम का आंसर नेम ऑफ अ पर्सन है। अरे हाँ है ना, बाकी की ये जो भी बातचीत है वो यही है। और वर्ब के ठीक बाद जो भी आप लिखते हैं वो बेसिकली कौन सा केस हुआ? ऑब्जेक्टिव केस हुआ। यानी कि हुम जब बात करता है तो ये बात कर रहा है किसके बारे में? ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। कहानी समझ आ रही है? हु और हुम का फर्क क्या है? लॉजिकल है। अच्छा मैं एक सवाल अगर आपसे पूछूं, डू यू नो, डू यू नो शी लाइक्स। मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, डू यू नो मैं तेन कितना प्यार करदा, डू यू नो। अगर मैं इसकी बात करना चाहूं तो इस डू यू नो का आंसर तो आप मुझे देते हो एक शब्द से, या तो यस या फिर नो। इसका मतलब इसका कोई जिक्र आगे से रिलेवेंट है ही नहीं। ठीक, अगर मैं इसे ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो ये हुआ सब्जेक्ट, ये रही वर्ब। जिसका भी आप आंसर या जिसका भी आप नाम लोगे वो आंसर आप यहीं पर लिखोगे। और जो लाइक करने की बात है तो वो इंसान का अगर मैं नाम लिख रहा हूं तो वो इनफैक्ट इस वर्ब के बाद कौन से केस में हुआ? नेम ऑफ अ पर्सन, ऑब्जेक्टिव केस होने की वजह से ही हम लोग किसको प्रेफर करते हैं? हुम को। इट वॉज वेरी सिंपल आई थिंक, राइट? तो हु और हुम के फर्क हम लोगों को आगे बहुत मदद करते हैं। एक शब्द और मैं जिक्र में लेकर आना चाहूंगा, पहले एक बार इसे आप देख लें फिर हटाना चाहूंगा। सॉरी। बातें बहुत आसान होती हैं भाई सीखने वालों के लिए, वरना बेवकूफ तो पूरी दुनिया बनने के लिए तैयार बैठी है। अगर मान लीजिए मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं, हु इज आवर नेशनल एनिमल? हाँ जी बाबूजी जवाब दोगे जरा। हु इज आवर नेशनल एनिमल? नालायक कहीं के, बताओ क्या आंसर दे रहे हैं? अरे भाई साहब मेरे को नहीं जानना, मेरे को तो आप लोगों से सेंटेंस ठीक कराना है। मैं जानना किसके बारे में चाह रहा हूं? तो एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो हु का जिक्र नहीं, किस चीज का जिक्र कहना सेंसिबल हुआ? विच का? कॉमन सेंस लगाओ मेरे भाई।
एक दूसरी बात सामने आती है इस विच की। विच की जब हम बात करते हैं तो विच हम लोगों को यूज करना सिखाता है किस शब्द के लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट नहीं तो यही किसके लिए यूज किया जाता है? एनिमल के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जब हमारे सामने आता है, जब हम लोग पॉइंट आउट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? पॉइंट आउट। जैसे मान लो एक सवाल मैंने आपसे पूछा, हु ऑफ द फॉलोइंग has been given 6 gold medals? ऑप्शंस ए, किसका नाम लिखूं? ऑप्शन ए, चलो मैं नाम लिख रहा हूं, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। राहुल गांधी, दीपक कलाल। मैं सिर्फ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ सर, मैं कोई देखो पर्सनल किसी के लिए। अच्छा, राखी सावंत। फोर्थ ऑप्शन अपना मेरे को नहीं पता मैं क्या लिखवा दूं, ठीक है भाई। आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, जब पॉइंट आउट करने की बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन, जब पॉइंट आउट करने की बात आती है तो पॉइंट आउट करने पर जरूरी नहीं है कि पॉइंट आउट नॉन लिविंग थिंग्स की तरफ भी हो सकता है। पॉइंट आउट करने के लिए आप इंसान की तरफ भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। पार्टी है, मैं अगर आपसे पूछूं आपके बड़े भाई कहाँ हैं, तो आप बताने की कोशिश करोगे कि वो जो सामने ब्लू शर्ट है ना, उनके ठीक पीछे जो इंसान खड़े वो मेरे भाई हैं। आप पॉइंट आउट कर रहे हैं इंसान की तरफ। मैं अगर आपसे पूछने की कोशिश करूं इन सभी की सभी बुक्स में आपकी बुक कौन सी है, आप कहोगे वो जिसके ऊपर ग्रीन कलर की कवरिंग है। पॉइंट आउट आप किसी भी चीज की तरफ कर सकते हैं। कायदा कहता है हु हटाकर हम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं विच को। ठीक है बच्चों, तो इंटेरोगेटिव्स मैंने थोड़े से ही आप लोगों के छेड़े हैं। अगली बातचीत को लेकर हम चलेंगे, कैसे कहा ये मैं समझाना चाहूंगा। तो पहले एक बार इसे आप देख लीजिए, फिर दो बातें करेंगे मोहब्बत भरी, उसके बाद आगे की कहानी चलेगी हमारी अगली ही क्लासेस में। मुझे लगता है ये वाली बातें आप लोगों ने थोड़ी सी देख ली होंगी, सीख ली होंगी, समझ ली होंगी। अब बातें को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कल फ्राइडे है, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन पर आप आ जाइए। सर थोड़ा कमेंट्स मुझे दिखा दीजिए बच्चों के। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अब मैं दो चार बातें कर रहा हूं। कल फ्राइडे है, कल मैं अपना कंप्लीट चेकअप के लिए थोड़ा सा आप लोगों के सामने नहीं आ पाऊंगा, तो कल आप लोगों का मेरी तरफ से बैच ऑफ रहेगा। और सैटरडे को मैं आप लोगों को कंपनसेट करने की कोशिश करूंगा। सैटरडे को आई विल ट्राई टू कंपनसेट योर क्लासेस। ठीक है बच्चों, तो आज की बात को तो मैं यहीं पर रोकना चाहूंगा। जितेश, मैं अपनी बुक जल्दी ही लेकर आ रहा हूं, इसकी चिंता ना करें आप चिंता उस चीज के लिए ना करें। दीपक ने कहा सब टैलेंटेड टीचर यही है, तो बाकी कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं? सर मैं तो नहीं जानता, आप एक बार जाएं और थोड़ा दिन पढ़ें तो आपको खुद महसूस होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट। आई वुड लाइक टू हैव सम रेस्ट नाउ। थैंक यू अगेन, गुड नाइट।